नमस्कार। ये चेहरा आपके लिए जाना पहचाना होगा, मोहम्मद दीपक। इन्होंने अपना नाम यही बताया था जिस वक्त बजरंग दल के कार्यकर्ता एक मुस्लिम दुकानदार से कह रहे थे कि तुम्हारा असली नाम कुछ और है तो फिर बाबा के नाम से दुकान क्यों चला रहे हो। कोर्ट द्वार से पूरा मामला सामने आया था, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था और जब मोहम्मद दीपक का बचाव करते हुए वीडियो आया तो दो खेमों में बट गए थे। मतलब एक तरफा लोग कह रहे थे कि ठीक है, ये आदमी सेक्युलर है, हक के लिए लड़ रहा है। दूसरे खेमे ने कहा कि इन सारी चीजों की इस देश में जरूरत नहीं है। बहस चल रही थी। फिर हमने एक इंटरव्यू किया मोहम्मद दीपक का, ये हमारा वाला इंटरव्यू है, कोर्ट द्वार जाकर हमारे संवाददाता ने इंटरव्यू किया। 35 मिनट का ये इंटरव्यू था और यहां से सामने आई मोहम्मद दीपक की विचारधारा, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को फुस बताया, राहुल गांधी को आने वाला प्रधानमंत्री बताया और वो आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है, राहुल गांधी के लिए इनके ये शब्द थे। और उसके बाद हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि कांग्रेसी नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें वायरल होनी शुरू हुई। पहलगाम में इन्होंने फिर उसको वही नाम देने की कोशिश की जो भारत में बैठे कुछ कट्टरपंथी जिस चीज को कह रहे थे, तो वो विचारधारा मैच करती हुई नजर आई। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे इनके बयान आए जिन्होंने ये साफ कर दिया कि ये एक तरफा बात करते हैं। उसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात, इफ्तार पार्टी में जाना, तो इमरान प्रतापगढ़ी के साथ वगैरह वगैरह। अब इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इन्होंने याचिका लगाई कि मेरे ऊपर जितनी भी एफआईआर दर्ज है उन सबको रद्द कर दिया जाए। अब कोर्ट इस पर सुनवाई करता उससे पहले इन्होंने अपनी याचिका में 2-3 बातें और लिख दी, जैसे जो लोग नफरत फैला रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जो पुलिस वाले मेरा साथ नहीं दे रहे थे उनको अरेस्ट किया जाए, और इसी के साथ इन्होंने कहा कि मुझे भी सुरक्षा चाहिए। तो जज साहब ने पूछा है कि आप तो खुद आरोपी हैं, आप सुरक्षा की मांग कर रही हैं। मोहम्मद दीपक को हाई कोर्ट से कैसे फटकार लगी है, आज इस वीडियो में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये बनने चले थे मसीहा, लेकिन अभी ने दिक्कत हो रही है। दिक्कत कैसे? ये कहते हैं कि इनकी मां आज भी चाय बेचती हैं, कहीं पर वो टपरी लगाती हैं, वहीं पर चाय बेचती हैं। सुनने में ये भी आता है कि इन्होंने एक ऐसा जिम खोला हुआ है जिसका 45 से 50 हजार महीने का किराया है। दोहरा रवैया। आप कह रहे हैं कि मुझे सुरक्षा चाहिए, इनको सिक्योरिटी चाहिए। नम्रता, दिक्कत क्या है ना कि मीडिया में नैरेटिव चल जाता है और लोगों में जो चीज आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो कर भी देते हैं अपने इकोसिस्टम के द्वारा, पर कोर्ट में नहीं चलता। कोर्ट जो है ना ठोस सबूत और गवाह मांगता है और दोनों तरफ के पक्ष वहां एक साथ होते हैं, इसलिए ज्यादा सच्चाई सामने आती है। ये कोर्ट में गया ये आदमी और आपने जो बताया वो सारे आरोप लगाते हुए ये सिक्योरिटी मांगने गया। कोर्ट में बकायदा जो नैनीताल का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है उत्तराखंड का, उसने कहा कि पूरे एविडेंस हैं कि लड़ाई आपने शुरू की, आप ही अपने मसल्स दिखा रहे थे और आप ही आए हो ये कहने कि आपको ही सुरक्षा दी जाए, आपसे तो दूसरों को खतरा है। बकायदा कोर्ट ने ये कहा है, ये टिप्पणी है। हां, और कहा है कि आप इतने बेगैरत हो कि आप ही सुरक्षा मांगने भी आ गए। वो कोर्ट ने यह कहा है कि ये नैरेटिव कोर्ट में नहीं चलेगा आपका, जहां करते हो वहां करो। और फिर पूरी कहानी सामने आई जो कि मैं 1 मिनट के अंदर दर्शकों को बता रहा हूं जी। एक शोएब मलिक नाम का व्यक्ति है, वो 30 साल 35 साल या 40 साल से एक जगह दुकान लगा रहा है कोर्ट द्वार में। वो व्यक्ति कहां से आया है, कौन है, मां बाप कौन है, बैकग्राउंड क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। वो एक बाबा टेलरिंग शॉप चला रहा है साईं बाबा के नाम पर। उत्तराखंड देवभूमि है, वहां बाबा भगवान शंकर के लिए इस्तेमाल होता है, शिव जी के लिए। लोग गए उसके पास, उन्होंने कहा कि आप पहले अपनी आइडेंटिटी बताओ कि आप हो कौन। नहीं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। जहां पे उनकी दुकान है ना कोर्ट द्वार में, जो बाबा नाम से दुकान चल रही थी, वहां पे सिद्धबली हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है और वहां पे उन्हें बाबा, हमारे बाबा मतलब हनुमान जी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उन्हें आपत्ति इस बात की थी कि यहां पर बाबा सिर्फ एक है, वो है हमारे हनुमान जी। जी। फिर उन लोगों ने पूछा कि आप सर अपनी आइडेंटिटी बता दो, हम आपको बिजनेस करने से नहीं रोक रहे हैं, हम ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि हिंदू बहुल इलाके में आप अकेला दुकान क्यों लगा रहे हो, ये सब हम कुछ नहीं पूछ रहे हैं। हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि आप ये बाबा नाम हटा दो और आप हो कौन ये बता दो। ये बातचीत चल ही रही थी कि ये बगल में जिम चलाता है, ये सो कॉल्ड मसीहा राहुल गांधी वाला। वो आता है बॉडी वॉडी दिखाते हुए और उनके साथ धक्का मुक्की करने लगता है, तुमको क्या प्रॉब्लम है, ये चला रहे हैं तो, और तुम लोग मुसलमानों को सता रहे हो,
हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। अच्छा ये किया बजरंग दल वालों ने कि वीडियो बनाया स्टार्ट से लेके एंड तक, नहीं तो ये खुद की है। और ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड था, ये जानबूझकर कर रहा था, इसको बनना है कांग्रेस का नेता वहां पे। और ये मियाओं के आसपास में जाता था और इसलिए नाम वगैरह भी करे, आजकल इफ्तारी ठूस रहा था कुछ दिन पहले तक। तो ये इसका पूरा गेम प्लान था। अब इसने क्या किया, चतुर तक ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं अति चतुर। इसको यह नहीं पता था कि मामला इतना हाईलाइट हो जाएगा कि राहुल गांधी या पूरा नेशनल मीडिया में छा जाएगा। अब इसकी एक एक एक्टिविटी निकाली जा रही है। और आपने पहलगांव हमले पर जो बात की, मैं दर्शकों को बता दूं इसने क्या कहा था पता है पहलगांव हमले के बारे में? इसने यह कहा था कि पुरुषों के तो पैंट खोलकर चेक किए गए, महिलाओं का क्या चेक किया। कुछ इसी तरीके का इनका कमेंट था। हमारे रिपोर्टर ने वो कमेंट इनको दिखाया कि आपका ये क्या कमेंट है। पंकज जी, अगर आपने वो इंटरव्यू देखा होगा हमारे पेज का, एनएमएफ न्यूज का, आप दंग रह जाएंगे। कह रहे हैं कि ये मैंने कब किया, आप कमेंट कर रहे हैं इसको सब पता है सेंसिटिव मुद्दे पर और आपको याद नहीं है। इसको सब पता है, ये घोर कांग्रेसी है। इसको कांग्रेस का टिकट लेना था, सोचा कि ऐसे करके नेता वेता बन जाऊंगा, मुस्लिमों का वोट मिल जाएगा। और हुआ भी, शुरुआत में तो सब कुछ इसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। वो तो धन्य हो इस देश की मीडिया का कि एक एक करके सारे धीरे धीरे इसके राज से पर्दाफाश होना शुरू हो गया। अब ये खुद को विक्टिम दिखाने के लिए कोर्ट गया। इसको लगा कि कोर्ट में इसके पास बहुत बड़े बड़े वकील होते हैं उस इकोसिस्टम में, कहां कपिल सिब्बल और वो क्या संघवी वगैरह सब चीज लड़ते हैं ना केस। इसको लगा कि उन लोगों की हेल्प मिल जाएगी और मैं बन जाऊंगा हीरो। ये चला गया हाईकोर्ट और ये कहते हो कि इसको बॉडीगार्ड दिया जाए। ये खुद बॉडीगार्ड की तरह का दिखने वाला आदमी, इसको बॉडीगार्ड चाहिए था। और ये आदमी गया हाईकोर्ट, तो इसको लगा कि कोर्ट कहे तो बेवकूफ है, मैं जो बोलूंगा वो मान लेंगे। कोर्ट ने कह दिया कि अरे तुम तो खुद ही गुंडे हो, तुम तो खुद ही आरोपी हो, तुमको कैसे दे सकते हैं? क्या तुम पुलिस प्रोटेक्शन इसलिए लेना चाह रहे हो ताकि केस को इन्फ्लुएंस कर सको? ये कोर्ट की टिप्पणी है। तो बोले कि ये सारी नौटंकियां है ना, वो सब ठीक है समाज में, कोर्ट में नहीं चलता। कोर्ट सच्चाई से चलती है। तुम हमारे अनुसार केस के विक्टिम नहीं हो, तुम केस के आरोपी हो। तुमने गुंडागर्दी शुरू की, तुमने मारपिटाई शुरू की, तुमने सारी नौटंकी शुरू की। वो सब नहीं कर रहे, सिर्फ इस बात के लिए गए थे कि आप बाबा नाम हटा दो और आप अपनी आइडेंटिटी बता दो, सिर्फ ये कहने गए थे। और तुमने पूरे देश में ऐसे नैरेटिव वे फैलाया कि जैसे हिंदू जो थे एक अकेले मुसलमान को मारने पीटने गए थे। तुम हो आरोपी, ये कोर्ट ने कहा है। इन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज है इनके खिलाफ कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ा है, तो शांति भंग करने की कोशिश की है। तो यही तो ये कहने के लिए गए थे हाई कोर्ट में कि मुझ पर से सारी एफआईआर हटे। प्लस इन्होंने 4-5 चीजें और कह दी, जिनमें से एक ये था कि भैया मुझे सुरक्षा भी दे दो लगे हाथों, क्या पता मिल ही जाए। बॉडीगार्ड मिलना चाहिए ना, थोड़ा सा धौंस पड़ता है लोगों पर कि अब ये भाई साहब बहुत बड़े नेता हो गए। देखिए कोर्ट में धीरे धीरे और हकीकत सामने आ रही है इसकी। अच्छा बताइए, क्या ये गुनाह है कि एक अनजान सा व्यक्ति जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है वो एक हिंदू मोहल्ले में आके बैठ गया है? क्या लोग ये भी नहीं पूछ सकते कि भाई साहब आप कौन हैं? इस देश में गुनाह है क्या? मैं तो दर्शकों से पूछता हूं, चलिए मान लिया कि आप में से बहुत सारे हिंदू हैं, आपके मोहल्ले में अकेला कोई मुसलमान आके बैठा हुआ है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं, और वो एक छद्म नाम से साईं बाबा टेलरिंग शॉप चला रहा है, आपकी मान्यता बाबा को लेकर वहां कुछ दूसरे है। क्या आप ये रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते उससे? क्या ये पाप है? और ये पूरे देश में ऐसे वितंडावाद खड़ा कर दिया कि जैसे हिंदू बहुत बड़ा ये है, मतलब कि हिंदू जो है सारे मुसलमानों को मार रहा है, बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था और ये भाई साहब अत्याचार हो रहा है। और जरा पूछिए कि इसने मोहम्मद दीपक नाम क्यों लगाया? चलिए उस टेलर के साथ तो उस दिन हुआ था, उससे पहले क्यों लगाया था? क्या ये सच नहीं है कि दुबई के होटल कारोबारी से इसके संपर्क हैं? अब मैं एक और बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं, इसके जिम का मेंबरशिप जो था वो 90% कम गया था, क्योंकि यह हिंदू इलाका, चूंकि मैं खुद ही बता रहा हूं कि टेलर के बगल में इसका जिम था, इसकी कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी कि हिंदुओं ने अपने बेटे और बेटियों को इसके जिम में भेजना बंद कर दिया था। यह वापस हाईलाइट होने के लिए सारा कुछ ये रचा था, प्रपंच।
लेकिन ये है, लेकिन इसलिए मैं लेकिन कहता हूं जिम के रेवेन्यू में जो गिरावट आई है उसका जिम्मेदार ये कह रहे हैं कि जो पूरा प्रकरण हुआ है इसकी वजह से मेरे यहाँ पे जितने भी बच्चे थे जो जिम करते थे आकर वो छोड़कर चले गए। और पंकज जी आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कम से कम 11 या 12 ऐसे वकील हैं जो लड़े हैं मोहम्मद दीपक के लिए और कह रहे हैं कि हम मेंबरशिप लेते हैं, हम एनुअल मेंबरशिप ले रहे हैं और हम आपको फाइनेंशियली मदद करेंगे। वकील नहीं, ठीक है ना, वो तो मुझे पता ही है। इस देश में आतंकियों को मदद करने के लिए बाकायदा जमाते इस्लामी का एक संगठन है, सारे वकीलों को उससे जोड़ रखा है। आपको नहीं पता वो? ये आप जो सारे चीजें खरीदते हैं बाजार से, जो हलाल प्रोडक्ट, उसका पैसे का 2% हिस्सा उन वकीलों के फी के रूप में जाता है। और काम यही है कि इस देश में जितने आतंकी केसेस में जो मोहम्मदन लोग पकड़े गए हैं उनके लिए वो बचाओ केस लड़ते हैं। हाँ। आपके यहां इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आपको मैं क्या और खुलासा कर रहा हूं, आप जाकर देखिए आंकड़े उठा के, भारत के जितने सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और उसमें 20% इंक्रीज हो गया है मोहम्मदन वकीलों की संख्या में। जाके देखिए, आपके लीगल सिस्टम पे धीरे धीरे ये कब्जा कर लेंगे। उसके बाद आप जाइएगा और आप जो आज तक अलग अलग तरह का जिहाद का नाम सुना, ये जुडिशियल जिहाद है, हो रहा है धीरे धीरे, बाकायदा कोचिंग प्रोवाइड करके, लॉ ये करके सारे पैसे आपसे लिए जा रहे हैं। आप एक बेडशीट खरीदते हो ना 100 रुपए की, तो उसमें से 11 रुपए चला जाता है उनके पास। आप साबुन खरीदो, सर्फ करो, अरे आपके पूजा की अगरबत्ती भी हलाल है आजकल। चलिए ठीक है, जाके पता कर लेना उस चीज। और ये इनके लिए वकील कर रहा है, कितना बड़ा बिजनेस है। मैं इतना एक बात बताता हूं, ये मोहम्मद प्राचा, ये मोहम्मद दीपक, ये सब के बारे में पता कर लीजिए कि ये सब कहां से इन लोग की फंडिंग हो रही है। तोते उड़ जाएंगे अगर असलियत जान गए तो। आपको क्या लग रहा है इतना तगड़ा ये बॉडी बना के गरीब आदमी है, चाय बेचकर ऐसी बॉडी बनाई है? चर्बी खा खा के बनाई है। जाके पता कर लीजिए कहां से इसके पास इतना फंड आ रहा है, कहां दुबई भेज रहा है ये लड़के लड़कियों को काम करके बाहर। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए हाईकोर्ट से फटकार पड़ी है मोहम्मद दीपक को। इन्होंने सुरक्षा मांगी थी और उल्टा कोर्ट ने कहा है कि आपको सुरक्षा की जरूरत है, आप तो खुद आरोपी हैं। और इसी तरीके से फटकार लगने के बाद अब ये सोच रहे हैं कि अगला कदम इनका क्या हो सकता है। फिलहाल ये खबर थी मोहम्मद दीपक से जुड़ी हुई जो हर जगह पर चर्चा का विषय बन रही है। शुक्रिया पंकज जी, आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं आप भी बताइएगा और बाकी अपडेट्स के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।